हिंद स्टूडेंट, आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज को जो हमारी चल रही थी वायसराय गवर्नर जनरल वाली सीरीज, जिसमें हम लोग 1880 तक के गवर्नर जनरल को पढ़ चुके हैं। 1880 में जो गवर्नर जनरल 1880 तक जो रहे थे, 1876 टू 1880 तक, वो थे लॉर्ड लिटन। और लिटन के बाद जो गवर्नर जनरल बने या वायसराय के रूप में जिन्होंने काम किया, उनको हम लोग आज समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए। इसके बाद जो गवर्नर जनरल बना के भेजे गए, क्योंकि लिटन के बारे में एक चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी कि लिटन जब गवर्नर जनरल बनने के लिए यहाँ पर जब आए थे वायसराय बन करके, तो लिटन के समय में परिस्थितियां थोड़ी सी ऐसी हो रही थी कि भारतीयों की तरफ से उग्र होती जा रही थी परिस्थितियां, और लिटन उनको बड़ी चालाकी से उनको सप्रेस करना चाहते थे, दबाना चाहते थे ऐसी परिस्थितियों में। तो लिटन का जो कार्य चल रहा था परिस्थितियों के खिलाफ, कि भारत की परिस्थितियों के भारत के लोग जो करना चाह रहे थे उसको वो सप्रेस करना चाह रहे थे, और वो ऐसी मनसा बना के ही आए थे कि उनको भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को शक्तिशाली रूप से स्थापित करना है। और वो ऐसा कर भी रहे थे, शक्तिशाली रूप से उस समय स्थापित कर रहे थे कि भारत को कैसे बनाया जाए। और शायद इन्हीं का रिजल्ट था कि उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया था जिससे भारतीय लोग अपनी भाषा में, लोकल भाषा में समाचार पत्रों का प्रकाशन नहीं कर सकते थे, और उस एक्ट का नाम था वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। इस वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को लाया इसलिए गया था ताकि भारतीय लोग अपनी भाषा में समाचार पत्र ना निकाल पाए, और अंग्रेजी भाषा को समझने वाले, अंग्रेजी भाषा में समाचार पत्र निकालने वालों की संख्या कम थी। तो जो विचारों का जो प्रभाव फैल रहा था, उस प्रभाव को वो मिनिमाइज करना चाहते थे, कम करना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने जैसे लाइसेंसिंग एक्ट शुरू कर दिया कि भारतीय लोग बिना किसी लाइसेंस के वेपन यूज नहीं कर सकते हैं, कैरी नहीं कर सकते हैं उसको। तो उनकी सारी नीतियां ऐसी थी जो भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कार्य करने से रोक रही थी। उनकी नीतियां ऐसी थी। इससे भारतीयों में बहुत ज्यादा रोष व्याप्त हो गया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये जो काम कर रहे हैं ब्रिटिश सरकार के लोग, ये भारतीयों के हित में, और भारतीयों के साथ मिलकर के सरकार एक अच्छे ढंग से, कल्याणकारी ढंग से सरकार चलाना चाहते हैं। लेकिन लिटन ने यह आभास करा दिया कि ब्रिटिश सरकार के लोग, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लोग भारत में अपनी नीतियों के माध्यम से एक सप्रेसिव यानी एक पावरफुल डिक्टेटरशिप जैसी गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं, जिसमें भारतीयों का हित निहित नहीं होगा। और अगर हित निहित होगा भी तो वह हित ब्रिटेन के लोगों की तुलना में काफी नीचे होगा। यानी भारतीयों को नीचा दिखाने के लिए और दमनकारी रूप से भारत में शासन करने के प्रयास जब लिटन के द्वारा किए गए, तो भारतीयों में ब्रिटिश सरकार के प्रति ऐसी भावनाएं व्याप्त हो गई जिसमें ब्रिटिश सरकार के प्रति विद्रोह लोगों के मन में बस गया। ऐसी परिस्थितियों में एक बहुत ही होशियार व्यक्ति को भेजा गया जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन रिपन जब गवर्नर जनरल बन के आए, उनका पीरियड है 1880 टू 1884, ये उनका पीरियड है रिपन का। रिपन जब सबसे पहले गवर्नर जनरल बन के आए तो उन्होंने देखा कि परिस्थितियां बहुत बिगड़ी हुई हैं, और उन परिस्थितियों में बिगड़ने का कारण था कि भारत के पढ़े लिखे लोग बहुत नाराज थे ब्रिटिश सरकार से। और पढ़े लिखे लोगों के नाराज होने का क्या कारण था? जो भी उस समय के हाईली क्वालिफाइड लिटरेट पीपल थे इंडिया के, they were angry, they were not supporting to British government because of suppressive policies declared by Lord Lytton during his tenure. So after Lytton, the Ripon had the problems to be make better relation with Indians by doing some of the specific activities as well as to make the satisfaction of British government also. तो भारतीय और ब्रिटेन के लोगों में, ब्रिटानिया लोगों में और भारतीय लोगों के बीच में एक अच्छा सामंजस्य बिठाना चाहते थे ताकि भारतीयों के विश्वास को वो जीत सकें। आपको पता होगा लॉर्ड मेयो के समय पर एक जनगणना कराई गई थी, एक सेंसस हुआ था 1872 में। दैट वाज नॉट द कंप्लीट सेंसस एंड इट वाज नॉट फॉलोड, इट वाज नॉट कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ रेगुलर सेंसस इन इंडिया। क्यों? क्योंकि उसके डेटा इतने मैनिपुलेटिंग थे, इतने डेटा उसके डिस्टर्ब थे कि उसको कभी भी अच्छी जनगणना माना ही नहीं गया, लॉर्ड मेयो की जनगणना को। तो रिपन जब यहां पर आते हैं तो उन्होंने प्लान किया कि सबसे पहले मैं भारतीयों के जो पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेट लोग हैं, हम उन लिटरेट लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए एक ऐसा एक्ट लाएंगे जिससे कि भारतीयों को ये लगेगा कि यह भारतीयों के हित में सोचने वाला व्यक्ति है। क्योंकि पहले भारतीयों का विश्वास जीतना पड़ेगा, तब हम भारतीयों के लिए आगे कुछ कर पाएंगे। तो टू have the faith of Indians, Ripon decided to make his first program when he decided to cancel
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, इसको रिपील्ड कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। इसका मतलब ये था कि जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था तब वो ये कहता था कि भारतीयों को उनकी लोकल भाषा में समाचार पत्र निकालने का अधिकार नहीं होगा। अगर ये एक्ट रिपील्ड कर दिया गया है तो इसका मतलब है भारतीय लोग अपनी भाषा में समाचार पत्र निकाल सकते हैं। तो बाय मेकिंग दिस सिंगल एफर्ट, रिपन सक्सीडेड टू हैव द फेथ ऑफ लिटरेट पीपल इन इंडिया। वह भारत के पढ़े लिखे लोगों का विश्वास जीतने में सफल हो गया, क्योंकि उसने बड़ी आसानी से पढ़े लिखे लोगों के हित में एक फैसला कर दिया। वो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समाप्ति। उसको उसने समाप्त कर दिया कि अब हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आगे नहीं ले जाएंगे। इट वाज पास्ड बाय द लिटन एंड इट वाज रिपील्डेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड रिपन। ये पहला काम किया उसने। अब देखिए, इससे पढ़े लिखे लोग खुश हुए। अब उस आइडियोलॉजी को समझिए कि किन किन लोगों को टारगेट किया गया। अब इससे पढ़े लिखे लोग एटलीस्ट रिपन की बात सुनेंगे, रिपन जो भी कहेगा उससे बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे कि ये एक्चुअली में इन्होंने हमारे लिए किया है, तो शायद ये आगे भी कोई अच्छा ही करेंगे। अब एक और समस्या थी उस समय कि इंडिया में उस समय तक कोई भी ऐसा फैक्ट्री कानून नहीं था, और 1860 और 70 से लेकर के 1880s तक बहुत सारी परिस्थितियां भारत में मजदूरों की बिगड़ी हुई थी। मजदूरों की परिस्थितियां बहुत बिगड़ी हुई थी। इधर पूरे यूरोप में जो कार्ल मार्क्स थे, उनके मूवमेंट चल रहे थे कार्ल मार्क्स के। दे वांटेड टू मेक द बेटर रिफॉर्म्स इन द कंडीशन ऑफ पुअर्स स्पेशली इन द कंडीशन ऑफ लेबर्स। तो वो फैक्ट्रियों के श्रमिकों यानी कि लेबर्स की कंडीशन में बहुत ज्यादा सुधार की मांग पूरे यूरोप में चल रही थी। और भारत में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, उस इंडस्ट्रियलाइजेशन ने भारत में बहुत सारे सोशली प्रॉब्लम क्रिएट किए। और एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि यहां पर कोई भी फैक्ट्री के लिए कोई भी एक्ट नहीं था। तो फैक्ट्रियों में काम करने के ना तो घंटे फिक्स थे, ना काम करने की कंडीशन कोई फिक्स थी, ना उसमें बेटरमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए कोई प्रोग्राम थे। इवन मेन और विमेन को कभी भी किसी भी समय काम पर कितने भी घंटों के लिए बुला लिया जाता था, और महिलाओं और बच्चों को अपेक्षाकृत कम पेमेंट किया जाता था। तो ब्रिटिशर्स इसका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो जैसे मैंने कहा ना कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के पास होने से भारत का जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो लिटरेट वर्ग है, वो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट हो गया था। और उस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपील्ड करके रिपन ने उस पढ़े लिखे वर्ग को अपने साथ जोड़ने का काम कर लिया। पहला, अब उसे ये देखना था कि भारत के जो लेबर्स हैं वो भी बहुत परेशान थे, क्योंकि फैक्ट्री में उनका शोषण बहुत ज्यादा हो रहा था, फैक्ट्री कल्चर में। और उसी फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज में उनकी कंडीशन को बेटरमेंट करने के लिए उसने पहला फैक्ट्री एक्ट पास किया। पहला फैक्ट्री एक्ट पास किया 1881 में। 1881 में उसने पहला फैक्ट्री एक्ट पास किया, और यह कहा कि इस एक्ट के पास होने के बाद महिलाएं शाम को 7 बजे निर्धारित समय से लेकर के सुबह के निर्धारित समय के बीच में फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे। छोटे छोटे बच्चे फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे, मतलब बहुत छोटे 9 साल के बच्चे या उससे छोटे बच्चे, जो फैक्ट्री के मैनुअल में उस समय तय किए गए कि 7 से 9 साल से छोटे बच्चे फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे। दूसरा, उसमें यह भी कहा गया कि हम मंथली कुछ छुट्टियां दे सकते हैं। तो फैक्ट्री एक्ट यानी फैक्ट्रियों के लिए पहला, ऐसे कह सकते हैं कि इट वाज द मैग्ना कार्टा ऑफ लेबर्स। लेबर लॉज का मैग्ना कार्टा उसको कह सकते हैं कि भारत में मजदूरों के लिए पहली बार कोई कानून बना, और उनकी जो इनह्यूमन कंडीशंस बिगड़ गई थी फैक्ट्रियों में काम करते करते, उसको सुधारने के लिए सब किया गया। तो जितना भी लेबर फोर्स था, जितना भी लोअर क्लास के लोग थे, जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़े हुए थे, नाउ दे सपोर्टेड रिपन। उन्होंने रिपन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और रिपन को यह कहा जाने लगा कि ही इज द मैन हु कैन बी कॉल्ड द रिफॉर्मर ऑफ इंडिया। उसको भारत में सोशल रिफॉर्मर का टाइटल दिया जाने लगा, और यह कहा गया कि इसके दोनों ही डिसीजन ने भारत में बहुत अच्छा काम किया है। अब उसको एक चीज और देखनी थी कि भारत में कुछ सांस्कृतिक लोग भी नाराज थे। सांस्कृतिक कैसे, तो मैं आपको थोड़ा समझा दूं। पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो कल्चरल लोग कैसे नाराज थे, तो इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1854 में जब मैकॉले ने भारत के एजुकेशन सिस्टम को इंग्लिश के साथ जोड़ दिया, उसको हम लोग कहते थे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। तो ये किसने जोड़ा है?
मैकॉले के वुड डिस्पैच के से भारत में जोड़ा गया है कि वुड डिस्पैच भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ करने जा रहा है। और हम पहले भी अच्छे से समझे थे कि वुड डिस्पैच में ये लिखा था कि प्राइमरी यानी एलिमेंट्री एजुकेशन आपकी मदर टंग में ही होगी, आपकी लोकल भाषा में ही होगी, लेकिन जो मिडिल एजुकेशन है वो दोनों ही भाषा में होगी, इंग्लिश में भी होगी और आपकी लैंग्वेज में भी होगी। लेकिन जैसे ही आप हायर एजुकेशन पे मूव करेंगे तो आपकी लैंग्वेज हटा दी जाएगी, फिर आपको केवल इंग्लिश में ही पढ़ना होगा। इसके अभी भी कुछ वर्ष पहले तक इसके प्रमाण दिखाई देते हैं कि बच्चों को 6वीं क्लास से ही अंग्रेजी प्रमोट की जाती थी कि अब आपको अंग्रेजी भी पढ़नी पड़ेगी। तो ये था। इस अंग्रेजी के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण से 1854 के बाद से लेकर के 1870 और 1878 तक आते आते ऐसी स्थितियां बिगड़ गई थी कि भारत के वे जो एकदम रेडिकल कल्चरल लोग थे, जो अपनी भाषा में किसी दूसरी भाषा के प्रभाव को समझते नहीं थे, दूसरी भाषा के प्रभाव को अलाउ नहीं करते थे, वे लोग इस एजुकेशन सिस्टम से नाराज चल रहे थे। वे भी पढ़े लिखे थे। तो ऐसे भाषाई कट्टरपंथियों के प्रति नरम रुख अपनाते हुए लॉर्ड रिपन ने 1882 में हंटर कमीशन बनाया, हंटर एजुकेशन कमीशन बनाया। तो जो हंटर एजुकेशन कमीशन बनाया उसका काम यह था कि उसको अपनी एक रिपोर्ट तैयार करनी थी और देखना था कि भारत में यह शिक्षा व्यवस्था ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही। इस हंटर कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट पेश की उसमें उसने स्पष्ट बताया कि भारत में विमेन एजुकेशन पर काम करना है, क्योंकि उसके लिए बहुत अच्छे एफर्ट नहीं हुए हैं। तो इसका पहला रिकमेंडेशन कि विमेन एजुकेशन के लिए काम करना है। दूसरा, उसमें यह भी कहा गया कि स्कूलों की संख्या कम है, तो वी हैव टू राइज नंबर ऑफ स्कूल्स, हमें स्कूलों के नंबर भी बढ़ाने हैं, तो नंबर ऑफ स्कूल भी बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक, विमेन की संख्या भी बढ़ानी है। और ये 2 रिकमेंडेशन उन्होंने दी और ये कहा कि बाकी सब ठीक चल रहा है शिक्षा व्यवस्था में, लेकिन इसको अगर कर लिया जाए तो भारतीयों में शिक्षा के अच्छे प्रभाव देखे जा सकते हैं। तो ये 2 रिकमेंडेशन इन्होंने दी। इसके बाद रिपन के समय पर एक चीज और थी, और वो सबसे फेमस चीज थी जिसको कहते थे इल्बर्ट बिल। इल्बर्ट बिल, बिल तो विधेयक हो गया, इल्बर्ट बिल क्या है इसको समझ लेते हैं। जैसे जैसे भारत में सुधार हो रहा था, भारतीयों को बहुत सारी सेवाओं में नियुक्त किया जा रहा था, उसी के चलते ये व्यवस्था डेवलप हुई कि भारतीयों को मजिस्ट्रेट यानी कि जज बनाया जाने लगा। लेकिन उनका जो जुरिडिक्शन था या उनका जो भी राइट्स थे वो लिमिटाइज कर दिए गए। उसमें ये कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति जज है और वो इंडियन है, तो भारतीय व्यक्ति अगर इंडियन है और जज है तो वह ऐसे लोगों के मुकदमा नहीं सुन सकता है जो कि अंग्रेज हैं, यानी अंग्रेजों के हित में फैसला वो नहीं ले सकता, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि अब भारतीय अगर अंग्रेज के लिए फैसला लेगा तो वो बदले की भावना से लेगा, क्योंकि भारतीय लोगों में ये भावना व्याप्त हो गई है कि अंग्रेजों द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। तो यदि उसे मौका मिला अंग्रेज को सजा सुनाने का, तो वह सजा जस्टिस के अनुसार नहीं, न्याय के अनुसार नहीं, बदले की भावना के अनुसार सुनाएगा। तो ये बिल बहुत दिनों से पेंडिंग में था और इस बिल को पास करने का विरोध, इस बिल को पास करने का जो विरोध है वो ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा था। अंग्रेज इस विरोध को कर रहे थे और भारतीय लोग चाहते थे कि इसको पास किया जाए, क्योंकि भारतीयों के हित में है पास करने का समर्थन। तो समर्थन कौन कर रहे थे? भारतीय लोग। अगर ये बिल पारित हो जाता है, अगर ये बिल पारित हो जाता है तो किसके हित में होगा? भारतीयों के हित में होगा। और यही कारण था कि 1878 में लॉर्ड रिपन ने इस बिल को भी पास कर दिया। लॉर्ड रिपन ने इस बिल को पास कर दिया और बिल के पास होते से ही क्या हुआ? अंग्रेज लोग अंग्रेजों का ही विरोध करने लगे। उनको ऐसा लगने लगा कि कुछ अंग्रेज लोग अंग्रेजों के हित में नहीं हैं और इन अंग्रेज यानी कि आश्वेत लोगों ने नाराज होकर के एक विद्रोह किया, जिसे
श्वेत विद्रोह कहा जाता है, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। श्वेत विद्रोह इन द सेंस दैट कि द रिवोल्ट वाज राइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स अगेंस्ट द पासिंग ऑफ इलबर्ट बिल, बिकॉज दिस विल अलाउड इंडियन जजेस टू हैव द हियरिंग्स ऑफ ब्रिटिशर्स। जो ब्रिटिशर्स क्रिमिनल्स थे उनकी सुनने के लिए और उनके खिलाफ गवाही वो डिसीजन देने के लिए उनको अलाउ कर दिया गया। इस कारण से रिपन को ये लगने लगा, रिपन ने इन सारी चीजों के माध्यम से, अगर हम इसको एक स्पेसिफिक वे में देखेंगे, पहला जब उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पास किया, दूसरा उसने फैक्ट्री एक्ट को पास किया, तीसरा उसने हंटर शिक्षा के लिए एक कमीशन किया और ट्रेडिशनली लोग थे उनको अपनी तरफ मिलाने का काम किया, और फोर्थ था कि उसने इलबर्ट बिल को भी पास किया। इन सारे कामों के अलावा रिपन ने इंडियन रिफॉर्म की जो काम है उसको और भी आगे बढ़ाया, और इसी क्रम में अब इनका दूसरा काम था कि रिपन ने यह कहा कि हमको स्थानीय स्वशासन देना चाहिए। अगर आपको याद है तो मैंने आपको यह समझाया था कि लॉर्ड मेयो वो पहला व्यक्ति था जिसने ये कहा कि गांव के पास भी टैक्स कलेक्शन के पावर होने चाहिए। तो अभी तक टैक्स कलेक्शन के पावर केवल एक ही लेवल पर होते थे, इसलिए हम कह सकते थे कि एट दैट टाइम देयर वाज अ इकोनॉमिक सेंट्रलाइजेशन। मेयो वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिसाइडेड टू स्टार्ट डिसेंट्रलाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी और द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसने कहा कि केंद्रीय विधायिका के अलावा, सरकार के अलावा, गांव के पास भी टैक्स कलेक्ट करने के पावर होने चाहिए, टैक्स लगाने के पावर होने चाहिए। अगर उसने ये सब किया है तो वो इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है। इसीलिए मेयो को फादर ऑफ इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है, उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। गॉट इट? तो इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन उसने कर दिया। लेकिन जब रिपन आते हैं तो रिपन ने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया और उन्होंने अपने 5वें रिफॉर्म के रूप में ये कहा कि क्यों ना हम तालुका बोर्ड बनाएं गांव में, शहरों में। तो उन्होंने कुछ ऐसे तालुका बोर्ड बनाए या काउंसिल बनाए और उनसे कहा कि इनको कानून बनाने के अधिकार भी दिए जाए। देखिए, जब सेंटर के अलावा किसी दूसरे लेवल पर टैक्स अप्लाई करने के राइट दिए गए तो वो इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन है। लेकिन जब एक से ज्यादा लेवल पर कानून बनाने के यानी कि विधायी प्रक्रिया को भी दे दिया जाए तो उसे कहते हैं पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन। और पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के द्वारा उसने लोकल गवर्नमेंट बनाने का फेवर किया, लोकल गवर्नमेंट बनाने का फेवर किया उसने। तो जो लोकल गवर्नमेंट उसने बनाई, लोकल गवर्नमेंट, इसे कहते हैं कि इससे भारत में शुरुआत होती है स्थानीय स्वशासन की। स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ होता है और इसी कारण से इसको कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक या इसके फाउंडर हम लॉर्ड रिपन को मानते हैं, क्योंकि रिपन ने ही सबसे पहले ये कहा था कि तालुका बोर्ड के पास कुछ नियम बनाने की, कानून बनाने की शक्ति को भी डेलीगेट कर दिया जाए। तो रिपन ने इस क्षेत्र में बहुत सारे काम किए जिससे भारतीयों का हित जीत सके। एक और एफर्ट उन्होंने किया भारतीयों के उसको जीतने के लिए, वो था उनका 6, उसको कहते हैं कि इन्होंने साल्ट टैक्स को कम कर दिया, साल्ट टैक्स को रिड्यूस कर दिया, साल्ट टैक्स को रिड्यूस कर दिया। इन 6 प्रयासों के कारण से लॉर्ड रिपन को यह कहा गया कि लॉर्ड रिपन भारत में एक अच्छा काम लेकर के, अच्छा उद्देश्य लेकर के आए हैं। इसीलिए उस समय फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको कहा कि ही इज रिफॉर्मर ऑफ इंडिया, रिफॉर्मर ऑफ इंडिया, भारत के उद्धारक या समाज सुधारक उनको कहा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। और भारत की जनता ने उनको सज्जन के नाम से जाना। सज्जन का मतलब होता है जेंटलमैन, और ये कहा गया कि एक व्यक्ति जो भद्र पुरुष है उसका नाम है लॉर्ड रिपन, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने किसी भी ब्रिटिश सरकार को ताकतवर बनाने के लिए फैसले नहीं लिए, बल्कि उसने भारतीय सरकार के हित में फैसले लिए हैं, इसलिए उसको उद्धारक
कहा जा सकता है, कल्याणकारी कहा जा सकता है। गॉट इट। तो ये था रिपन का काल। याद रखिएगा, रिपन के काल को पूछा भी जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है कि डिस्कस अबाउट द मेजर रिफॉर्म्स प्रेजेंटेड बाय द लॉर्ड रिपन ड्यूरिंग हिज पीरियड। एक पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये भी है कि व्हाई रिपन वाज कॉल्ड सोशल रिफॉर्मर इन इंडिया, या ऐसा गवर्नर जनरल जिसको भारत में समाज सुधारक क्यों कहा गया। तो उसके कामों को अगर आप समझाएंगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा कि उसको क्यों कहा गया। ये था रिपन का कार्यकाल 1882-1884। इसके बाद गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड डफरिन को। लॉर्ड डफरिन को बनाया गया और टेन्यूर है 1884 टू 1888। तो ये इनका टेन्यूर था लॉर्ड डफरिन का। अब देखते हैं कि लॉर्ड डफरिन जब भारत में गवर्नर जनरल बन के आए, वाइसराय बन के आए, तो उस समय क्या क्या एफर्ट्स किए गए। पहला एफर्ट, डफरिन के समय में एंग्लो बर्मा का तीसरा युद्ध हुआ। एंग्लो बर्मा का तीसरा युद्ध हुआ और यह हुआ 1885 में, और इस युद्ध में ब्रिटिश गवर्नमेंट जीत गई, है ना। हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट तो उस समय भी जीत गई थी, लेकिन बर्मा के लोग लगातार वॉर कर रहे थे। 1826 में पहला वॉर हुआ था एंग्लो बर्मा का, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जीत गई थी और उसने असम के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। ये वही समय था 1826 का जब हमको नॉर्थ ईस्ट में असम मिला, और फिर असम में से हमने छोटे छोटे बहुत सारे स्टेट्स धीरे धीरे करके उसमें से डेवलप हुए। हालांकि जब असम हमको मिला उस समय मणिपुर और त्रिपुरा अलग ही थे। मणिपुर एंड त्रिपुरा वर द सेपरेट किंगडम एट दैट टाइम। तो वी अनेक्स्ड असम इन 1826 आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको ले लिया। डफरिन के समय पर टेनेसी एक्ट पास हुए, टेनेसी एक्ट, और ऐसे बहुत सारे एक्ट पास हुए थे टेनेसी का। एक बंगाल में हुआ, अवध में हुआ, है ना, बंगाल में हुआ, अवध में हुआ और यूपी के अन्य क्षेत्रों में हुआ। तो उस समय टेनेसी एक्ट भी पास हुए थे इन्हीं के टाइम पर। और डफरिन के समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी वो ये थी कि इस समय आईएनसी की स्थापना हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसको करने में बड़ी भूमिका थी ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक सिविल सर्वेंट थे। इनको ही कहा जाता है कि इट वाज वेल अफर्टेड बाय ए.ओ. ह्यूम, और इसको बनाया गया। कांग्रेस की स्थापना हुई और वो स्थापना की डेट आपको अच्छे से याद भी है, 28 दिसंबर 1885 को हुई थी, मुंबई में हुई थी। देखिए उस समय अगर प्लेग नहीं होता पुणे में तो इसकी स्थापना पुणे में हुई होती, लेकिन प्लेग के कारण से जो इंडियन नेशनल लीग थी उस लीग का सेशन यहीं बुला लिया गया बॉम्बे में, और उसी लीग को नाम बदल के कर दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। क्योंकि भारतीय लोग, ब्रिटेन के लोग ये सोच रहे थे कि हमको एक ऐसा संगठन भारतीयों को बना के देना पड़ेगा कि जिसमें खड़े होकर के वो बात करें। अभी सब लोग अपने अपने एफर्ट पे बात करते थे। जमींदार लोग, वो मजदूर लोग अपने स्तर पर प्रयास करते थे, किसान लोग, पीजेंट लोग अपने स्तर पर प्रयास करते थे। तो everyone was against British government, and British government at that time had no any platform from where the British government can make direct contact with Indians in all respect। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई, तो उन्होंने एक ऐसा संगठन बना दिया और उस संगठन को ए.ओ. ह्यूम के द्वारा बनाया गया। ए.ओ. ह्यूम यहां से लेकर के 1906 के आसपास तक इसके सेक्रेटरी रहे। इसके जनरल सेक्रेटरी का काम ए.ओ. ह्यूम ने ही किया है। इसके प्रेसिडेंट हर साल बदल जाते थे। जैसे पहला जब सेशन बुलाया गया तो प्रेसिडेंट डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, उसके बाद दादा भाई नौरोजी बना दिए गए, बदरुद्दीन तैयब बना दिया गया, उसके बाद जॉर्ज यूल को बना दिया गया, विलियम बैडरबर्न को बना दिया गया। तो ऐसे वो हर बार उसके प्रेसिडेंट है वो चेंज होते थे, और उसका ईयरली एक सेशन होता था जहां पर बहुत सारा डिस्कशन होता था, और डिस्कशन का जो भी आउटपुट आता था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाता था कि कांग्रेस ये चाहती है, कांग्रेस ये चाहती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चीजें बहुत लाइट हो गई और एक कंपैक्ट वे में हो गई कि हमें आखिर भारतीय लोग क्या कहना चाहते हैं पता लग जाता था उनको। पहले नहीं समझ में आता था कि भारतीय लोग क्या कहते हैं, तो कांग्रेस से उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी हेल्प मिलती रही। उनको लगता रहा कि लेकिन कांग्रेस हमेशा एक जैसी नहीं रही।
कांग्रेस वो पार्टी थी जिसको ब्रिटिश सरकार ने ही बनाया, एंड विद इन शॉर्ट ऑफ टाइम कांग्रेस बिकेम मॉन्स्टर अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ही राक्षस बन गई है, एक राक्षस का काम, दानव का काम वो करने लगी। तो ये डफरिन का पीरियड था, और डफरिन के इसी पीरियड में कांग्रेस की स्थापना के बारे में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें एक चीज और, कांग्रेस वाज द ब्रेन चाइल्ड, INC वाज ब्रेन चाइल्ड ऑफ डफरिन। डफरिन, ठीक है, डफरिन के दिमाग की उपस्थिति वही चाहता था कि हमको ऐसा करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, फिरोज शाह मेहता गेव द सजेशन अबाउट इट्स नेम इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अगर हम नाम की बात करेंगे तो इसको फिरोज शाह मेहता जी ने दिया है, ठीक। और उस समय दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सारे लोग एक साथ बैठते थे, प्रबुद्ध लोग थे, इंटेलेक्चुअल से। इस तरह से कांग्रेस की स्थापना हुई और डफरिन के समय पर हुई। अब देखते हैं कि नेक्स्ट गवर्नर जनरल कैसे बनाया जाएगा। और डफरिन का पीरियड जब खत्म होता है तो उसके बाद गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड लैंसडाउन को। लॉर्ड लैंसडाउन को गवर्नर जनरल बनाया गया, जिनका पीरियड था 1888 टू 1894। 1894 तक उनका पीरियड रहा लॉर्ड लैंसडाउन का। जब लॉर्ड लैंसडाउन गवर्नर जनरल बन के आए, वाइसराय बन के आए, तो उस समय पहला काम तो ये हुआ था कि अफगानिस्तान के लिए सेनाएं भेजी गई। और अफगानिस्तान के लिए जो सेना भेजी गई, क्योंकि उस समय अफगानिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही थी। अफगानिस्तान में जो साहब मोहम्मद साहब, वहाँ के जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट को कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से हेल्प मांग रहे थे। वहां पर इस समस्या के समाधान करने के लिए सर ड्यूरेंट को भेजा गया। सर ड्यूरेंट को भेजा गया, और ड्यूरेंट ने ही उस समय भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक पॉलिटिकल बाउंड्री लाइन बनाई। और ये बाउंड्री लाइन जो बनाई गई पॉलिटिकली चीजों को शांत करने के लिए, वो आज भी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच की ऑफिशियल जो पॉलिटिकल लाइन है, ज्योग्राफिकल लाइन है, वही ड्यूरेंट लाइन के नाम से उसको जाना जाता है। यही हुआ इनके समय पर, लैंसडाउन के समय पर। और जब लैंसडाउन थे तो उसी समय सेकंड फैक्ट्री एक्ट आ गया। इसने फैक्ट्री प्रणाली में और अधिक रिफॉर्म कर दिए। दैट प्रेजेंटेड सम मोर रिफॉर्म्स इन फैक्ट्री सिस्टम। उसमें उसने और बहुत सारे सुधार कर दिए। एट दिस टाइम 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट भी आ गया। तो इंडियन काउंसिल एक्ट भी आ गया, और इस इंडियन काउंसिल एक्ट में ये पहली बार कहा गया कि इंडियंस वर अलाउड टू हैव डिबेट अबाउट बजट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट। उस ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं, इंडिया के जो वो थी, उसमें बजट पर बहस करने के लिए भारतीयों को अधिकार दे दिया गया। ये पहली बार हुआ कि भारतीय लोग अब जब काउंसिल में बैठेंगे तो वहां डिबेट भी कर सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं। ये 3 डिसीजन लैंसडाउन के समय पर हुए। और जब लैंसडाउन को हटाया गया, लैंसडाउन का पीरियड पूरा हुआ, तब यहां पर आते हैं लॉर्ड एल्गिन सेकंड। और लॉर्ड एल्गिन ने 1894 से लेकर के 1899 तक काम किया। 1899 तक काम किया है लॉर्ड एल्गिन ने। लॉर्ड एल्गिन का पीरियड बहुत ज्यादा अप्रिशिएबल तो नहीं है, लेकिन कुछ चीजें थी उनके साथ। पहला तो एल्गिन के समय तक स्थितियां ऐसी हो गई कि ब्रिटेन में भी चर्चाएं चलने लगी। ब्रिटेन में भी लोग कह रहे थे कि आखिर हम इंडिया को कंट्रोल करेंगे कैसे। इंडिया में धीरे धीरे करके इतने सारे कम्युनिटीज हैं, इतने सारे ग्रुप्स हैं, इतने सारे लोग हैं। इंडिया इज नॉट यूनाइट इन कल्चरली भी हम लोग डाइवर्स हैं, लिंग्विस्टिक भी डाइवर्स हैं। भाई अंग्रेज जब यहाँ पर कोई कानून लागू करते थे, उनको समस्या तो ये आती थी कि जैसे उन्होंने कहीं कानून पढ़ के सुनाया तो कहते थे भी, जैसे वहां पर जो भी ट्रांसलेटर थे वो कहते थे सर दे डोंट नो हिंदी, ये दे डोंट नो इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो अंग्रेज जैसे तैसे उसको अंग्रेजी में सुनाते थे, तो कहते दे इवन डोंट नो हिंदी, तो क्या करें, दे नो बंगाली ओनली, तो बंगाली में बताओ उनको। फिर दूसरी जगह गए तो वहां पता लगा दे डोंट नो बंगाली ऑल्सो, इवन दे डोंट नो इवन बंगाली। तो फिर भाई इनको तमिल समझ में आती है। थोड़ी दूर गए, पता लगा वहां कुछ दूसरे जन्म में वहां को तेलुगु समझ में आती है।
तो ब्रिटिशर्स तो पहले भी नहीं समझ पा रहे हैं कि भारतीयों को कंट्रोल किया जाए कैसे। हम किसी एक कानून से उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या सुधार किया जाए। तो सब लोग अपने अपने सुधार देते थे कि हम भारतीयों को पार्लियामेंट में बिठा लेते हैं, हो सकता है कि यहाँ से हम उनको सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएंगे तो वो हमारे साथ का काम करने के लिए अग्री हो जाए। या फिर वो ये कहते हैं कि अगर हम नहीं बिठा सकते तो उनके लिए फैसले ऐसे लें जिससे हमको ये पता लगे कि जो ब्रिटिशर जो भारतीय हैं, इंडियंस हैं, उनके मन में हम विश्वास जगा पाए। तो सब लोग अपने अपने मत देते थे। एक एग्रेसिव मत दिया था एल्गिन ने। एल्गिन ने कहा था कि हिंदुस्तान को, भारत को तलवार के कारण से जीता गया, तलवार के दम पर। बहुत फेमस स्टेटमेंट है, तलवार के दम पर जीता गया है और तलवार के दम पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। वो कहते थे कि यहाँ ये लोग खुशी से हमारे वो नहीं बने हैं, गुलाम नहीं बने हैं। वी हैड टू यूज पावर, हमको पावर यूज करनी पड़ी, आर्मी यूज करनी पड़ी, युद्ध जीतने पड़े और तलवार से युद्ध जीते हैं और उसके कारण से हमने इनको अपना कॉलोनी बनाया है। तो इंडिया became the colony of British government by using weapon, sword and other weapons, so it will be better to protect India through these swords। इसलिए भारत को तलवार के दम पर जीता गया है और हम तलवार से ही इसकी रक्षा करेंगे। इसका मतलब था कि he expressed his ideas and modes of operandi clearly। उसने अपने कार्य करने की प्रणाली, कार्य करने की विधि को स्पष्ट कर दिया कि हम भारत में किस किस प्रकार से कार्य करेंगे। स्पष्ट कर दिया उसने पहले ही कि हम कौन कौन से कार्य करेंगे, आप उसकी चिंता नहीं करो। हमको अगर किसी को सप्रेस करके, जेल में डाल करके, मार करके या मृत्युदंड दे करके भारत के शासन की रक्षा करनी है तो हम करेंगे, क्योंकि इसको जीता ही हमने तलवार से। ये स्टेटमेंट था एल्गिन का। एल्गिन के इस स्टेटमेंट से हाहाकार मच गया, क्योंकि वो भारत ने उसमें अपने इरादे पहले ही स्पष्ट कर दिए एल्गिन ने। एंड आफ्टर एल्गिन के इस स्टेटमेंट के बाद भारत के नॉर्थ वेस्ट रीजन में दो समस्याएं निकली। एक थी चित्राल की समस्या वहां पर, और एक थी वहां पर चित्राल के अलावा भेंडरी की समस्या। ये कुछ कम्युनिटीज थी जो ब्रिटिश सरकार को परेशान कर रही थी और इसने सेना का यूज करते हुए धीरे धीरे करके दोनों ही समस्याओं पर ओवरकम कर लिया और उन समस्याओं पर अपना कंट्रोल कर लिया इसने। एट द टाइम ऑफ एल्गिन, सेंट्रल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड द रीजन्स ऑफ बंगाल वर अंडर द हाई फेमाइन। बहुत बड़ा अकाल यहां पर देखने को मिला। उस अकाल की परिस्थितियों से उबरने के लिए, गेट रिड होने के लिए उसने एक कमीशन बनाया। वो था जेम्स लॉयल की प्रेसिडेंटशिप में। जेम्स लॉयल की चेयरमैनशिप में उसने एक अकाल आयोग बनाया और उस आयोग से उसने उम्मीद रखी कि आयोग ऐसी रिपोर्ट दे जिस पर काम करके हम भारतीयों के विश्वास को जीत सकते हो। लेकिन चूंकि भारतीयों के साथ इसका जो लेवल है वो कभी सेट नहीं हो पाया। वो उसका कारण यह था कि उसके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट हो सकता है ब्रिटिश सरकार उससे खुश हुई हो, लेकिन भारतीय लोग कभी भी इस बात से खुश नहीं हुए कि हमको कोई तलवार के दम पर हराए। इससे भारत में लोगों में ये लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार अपनी इरादे स्पष्ट नहीं करती है, धीरे धीरे स्पष्ट करती है और उसके इरादे काफी एग्रेसिव भी हैं। इरादे काफी एग्रेसिव हैं। ये पॉलिसीज इसने अपनाई थी और जब एल्गिन को हटाया गया तब यहां पर एक बहुत एलिजिबल व्यक्ति को गवर्नर जनरल या वायसराय का काम दिया गया और वो थे लॉर्ड कर्जन। कर्जन बनते हैं 1899 से लेकर के 1905 तक। कर्जन का पीरियड तो सब लोग याद करते हैं और कर्जन जब भारत में गवर्नर जनरल बन के आए, वायसराय बन के आए, तो उनको ये लगने लगा कि हमको भारत में बहुत सारे रिफॉर्म की जरूरत है। तो उन्हीं को हम लोग पहले समझ लेते हैं कि रिफॉर्म ने किस किस फील्ड में काम किया। पहला काम था इनका जिसको कहते थे पुलिस रिफॉर्म। पुलिस रिफॉर्म, ठीक है। और हर रिफॉर्म को करने के लिए उनको एक वो बनाना पड़ेगा, उसमें कमीशन बनाना पड़ेगा। तो पुलिस रिफॉर्म को करने के लिए उन्होंने एक कमीशन बनाया और उस कमीशन के हेड थे एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर को इस पुलिस सुधार का
कमिश्नर बनाया गया कि पुलिस में क्या क्या सुधार होने चाहिए। एंड्रयू फ्रेजर ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट में उन्होंने ये कह दिया कि हमको यहाँ पर ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करना है प्रॉपर, एक मशीनरी का, वेपन मशीनरी का, हॉर्सेस का, इन सब का हमको एक ऐसा लेवल सेट करना है जिससे हम एक ही समय पर कई जगहों पर एक साथ आक्रमण कर सकें या फिर कोई विद्रोह को दबा सकें एक साथ। तुमको रिसोर्सेज पर काम करने के लिए कहा गया, ट्रेनिंग पर विशेषकर काम करके कहा गया, क्योंकि अब हमको पहाड़ इत्यादि के क्षेत्रों में भी इनका यूज करना पड़ सकता है। तो पुलिस में रिफॉर्म करने के लिए उसने कमीशन बनाया जिसका नाम था एंड्रयू फ्रेजर। ये आपको थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात देखेंगे, अगर हम इस बात के लिए समझें कि और किस किस फील्ड में इन्होंने सुधार किए, तो अगला सुधार उन्होंने किया था इसमें इरिगेशन में, एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में या फिर एग्रीकल्चर में, क्योंकि उन्हें लगता था कि भारत में एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो घट रहा है। इसके लिए उन्होंने एक कमीशन बनाया और उस कमीशन का नाम था मानक्रीक कमीशन। मानक्रीक कमीशन, मानक्रीक कमीशन उन्होंने बनाया और इसका काम था कि हम सिंचाई के लिए बेहतर काम करें ताकि प्रोडक्शन अच्छे से कर पाए। तो उसके लिए उन्होंने कमीशन लिया और कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की, उन रिपोर्ट्स पर उन्होंने काम करते हुए भारत में सिंचाई के लिए प्रॉपर प्रबंध करने का काम भी किया। तो दो तो बड़े रिफॉर्म ये हो गए। और एट द सेम टाइम कर्जन का एक बड़ा रिफॉर्म था जिसको कहते थे मिलिट्री रिफॉर्म। मिलिट्री रिफॉर्म, और इस मिलिट्री रिफॉर्म के अंतर्गत उन्होंने एक कमिश्नर तो नहीं बनाया, कमेटी अपॉइंट की और उसके हेड थे किचनर। किचनर को जब अपॉइंट किया गया तो किचनर के पास वो सारे राइट्स थे कि वो आर्मी में क्या क्या नई चीजों को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। एंड ड्यूरिंग द रूल ऑफ किचनर वी केम टू नो दैट कि एवरी सोल्जर हैड टू पास एंड द बटालियन हैड टू पास किचनर टेस्ट। और किचनर ने फिजिकली और मेंटली और डिसीजन मेकिंग के इतने अच्छे पैरामीटर सेट किए कि अगर किसी सोल्जर्स ने या किसी बटालियन ने किचनर का टेस्ट पास कर लिया है तो ये माना जाएगा कि ये आर्मी बहुत एफिशिएंट है, ये यूनिट बहुत एफिशिएंट है, ये बटालियन बहुत एफिशिएंट है। ये उसने यहाँ पर प्रारंभ कर दिए, उनको कहते थे किचनर रिफॉर्म। तो किचनर रिफॉर्म के लिए उसने काम करना शुरू किया। तो मिलिट्री में उसके बहुत सारे रिफॉर्म हुए। इस रिफॉर्म के तहत उसने दो बड़े काम किए मिलिट्री रिफॉर्म में, किचनर रिपोर्ट के आधार पर, कि उसने इंडिया में आर्मी के हेड ऑफिस को, आर्मी की पूरी कमांड को आर्मी की पूरी यूनिट को दो कमांड में बांट दिया, एक नॉर्थ कमांड और एक साउथ कमांड। साउथ कमांड, तो नॉर्थ कमांड का हेड ऑफिस था मरी और साउथ कमांड का हेड ऑफिस था पुणे। आज भी आप देखेंगे तो इंडिया की जो इंडियन आर्मी है वो अलग अलग कमांड से कंट्रोल होती है। मैं आपको थोड़ा आज के बारे में बता रहा हूं, ये उस समय का नहीं है। आज आप देखेंगे इंडियन आर्मी को, तो इंडियन आर्मी को ये दिखाई देगा कि एक है उसकी नॉर्थ कमांड, तो उसकी नॉर्थ कमांड है और नॉर्थ कमांड का हेड ऑफिस है उधमपुर। उधमपुर में नॉर्थ कमांड काम करती है। एक है साउथ कमांड और साउथ कमांड का हेड ऑफिस है पुणे, पुणे में है। एक है वेस्ट कमांड, इसका हेड ऑफिस है कोलकाता, यह है वेस्ट कमांड। और एक है ईस्ट कमांड, ईस्ट कमांड, ये ईस्ट कमांड है, इसका हेड ऑफिस है कोलकाता। फिर है यहां पर वेस्ट कमांड, और जो वेस्ट कमांड है इसका हेड ऑफिस है चंडी मंदिर, चंडी मंदिर हरियाणा। और एक है साउथ वेस्ट कमांड और इसका हेड ऑफिस रहेगा जयपुर, यह है साउथ वेस्ट कमांड। तो ये आज का सिनेरियो, उस समय का नहीं है। और अगर सेंट्रल कमांड की बात करेंगे तो सेंट्रल कमांड है लखनऊ में, ये सेंट्रल कमांड है। और पहली बार ऐसा हुआ कि इंडियन आर्मी को दो बड़ी कमांड में बांट दिया कर्जन के द्वारा, एक नॉर्थ कमांड, एक साउथ कमांड। हालांकि उस समय अटैक कमांड अलग होती थी, अटैक कमांड भी उसने बनाई, जैसे पेशावर में बनाई थी उसने अटैक कमांड, लाहौर में बनाई थी अटैक कमांड। तो ये दो बड़े डिवीजन पहली बार देखने को मिले आर्मी में। और किसके कहने पर? किचनर के कहने पर। किचनर ने कहा था कि हमको बहुत सारी चीजों को बदलना है इंडियन आर्मी में, और उनको बदलते हुए ठीक करना है, क्योंकि बहुत सारे सोल्जर्स हैं
सैनिक हैं वो ट्रेन नहीं है, तो सैनिकों को ट्रेन करना था। ट्रेन करने के लिए क्या चाहिए, एक टेस्ट पास करना है। उस टेस्ट में फिजिकल भी है, मेंटल भी है। उस टेस्ट का ही नाम पड़ गया किचनर टेस्ट, क्योंकि किचनर ने ही सबसे पहले ये डेवलप किया था। करजन के और दूसरे कामों को देखने के लिए हम ये देखेंगे, उसने इंडियन रेलवे में बहुत अच्छा काम किया, रेलवे। और रेलवे के लिए भी उसने कमेटी बनाई और उसका नाम था पी रॉबर्ट्स। पी रॉबर्ट्स की उसने कमेटी बनाई। और अगर हम ये कहते हैं कि भारत में ट्रेन सबसे पहले किसके समय पे चली, तो डलहौजी के समय पे चली। लेकिन अगर ये कोई पूछेगा कि भारत में सबसे ज्यादा रेलवे ट्रैक, रेलवे लाइन कब बनाए गए, तो उसका बेधड़क उत्तर आप दे सकते हैं कि सबसे ज्यादा रेलवे ट्रैक बनाए गए थे करजन के समय पर। तो करजन ने रेलवे ट्रैक बड़ी संख्या में बनवाए यहां पर। ठीक, इसके अलावा करजन के कामों को देखना है तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि करजन ने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये उसने डिपार्टमेंट की स्थापना की। तो ये जो रिफॉर्म्स हैं, ये करजन के रिफॉर्म्स हैं और कम नहीं है, ये बहुत लंबे रिफॉर्म्स उसने किए हैं इंडिया के। जैसे आपने देखा कि पुलिस में रिफॉर्म किए उसने, उसने पॉलिटिकली रिफॉर्म करने के लिए आर्मी में रिफॉर्म करना शुरू कर दिए, उसने इस इरिगेशन के लिए अलग से कमीशन बनाया। और सबके लिए प्रॉपर रिफॉर्म करने के लिए कमीशन फॉर्म करो, उसकी रिपोर्ट पर काम करो। अभी भी उसके रिफॉर्म कम नहीं हुए हैं, क्योंकि अगर हम करजन को और पढ़ेंगे तो हमको दिखाई देगा कि करजन ने एक और काम किया था। उस समय जो तिब्बत था, और तिब्बत में धर्मगुरु की सरकार चलती है, बौद्ध धर्म के गुरु की सरकार चलती है। वहां उस समय 13 दलाई लामा थे, हैं 13 लामा थे, उनको कहते हैं खुबान ग्यात्सो। तो 13 थे वो। वहां पर उसने अपनी सरकार के एक आदमी को भेजा जिसका नाम था यंग हस्बैंड। यंग हस्बैंड को भेजा उसने, और उन यंग हस्बैंड ने वहां पर दलाई लामा पर दबाव बनाते हुए उन पर यह आरोप लगाया कि आप रूस का साथ दे रहे हैं, और रूस उस समय कम्युनिज्म और सोशलिज्म को बढ़ावा दे रहा है, तो आप रूस और कम्युनिज्म का साथ दे रहे हैं। उस पर दबाव बनाते हुए उसने ये कहा, और इस तरह से तिब्बत के क्षेत्रों पर करजन के समय पर पहली बार अधिकार किया गया। उसने पर्शियन गल्फ में भी, फारस की खाड़ी में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज को अप्लाई किया। करजन के इंडियन रिफॉर्म फॉरेन पॉलिसी एक सीरीज है उसकी, तो करजन के सुधारों को बहुत कम नहीं आंका जा सकता है। और इसके अलावा करजन के समय का जो सबसे बड़ा और उल्लेखनीय काम हुआ वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। और एक इन्होंने बनाया फेमाइन आयोग। फेमाइन आयोग एडवर्ड की अध्यक्षता में फेमाइन आयोग भी बनाया। पार्टीशन ऑफ बंगाल को उन्होंने अप्लाई कर दिया था 16 अक्टूबर 1905 को। हालांकि पार्टीशन ऑफ बंगाल को लागू करने का विरोध पूरे बंगाल में हो रहा था। बंगाल का सारा ही लिटरेट बुद्धिजीवी इसका विरोध कर रहा था, और पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो विरोध हो रहा था, उसी विरोध के चलते वहां पर स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का राइज हुआ। जो स्वदेशी और बहिष्कार जो बैकवर्ड मूवमेंट था, वो वहीं से निकला, और ये आंदोलन धीरे धीरे करके बहुत बड़ा हो गया। और पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो तपन है और उसके विरोध की जो तपन है, वो धीरे धीरे करके भारत के क्षेत्रों में फैल गई। यही कारण रहा कि ये पार्टीशन ऑफ बंगाल को 1911 के दिल्ली दरबार में कैंसिल कर दिया गया। दिल्ली दरबार में इसको कैंसल्ड कर दिया गया। गॉट इट, समझ गए। तो करजन का जो पीरियड है वो एक बड़े रिफॉर्म का पीरियड है। करजन का जो पीरियड है एक बड़े रिफॉर्म का पीरियड है, और इस बड़े रिफॉर्म के पीरियड को हम लोग बड़े अच्छे से समझेंगे तभी कर पाएंगे। तो आपको ये डेट याद होनी चाहिए कि करजन का टेन्योर कब है, 1899 से 1905 तक है ना। और इसी शासनकाल में एक तो 1903 का सेकंड दिल्ली दरबार भी हुआ है। तो एक दिल्ली दरबार भी हुआ है करजन के पीरियड में। दिल्ली दरबार भी हुआ है करजन के समय पर। अकाल आयोग भी बना है, पुलिस रिफॉर्म हुए हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट बनाया गया है, मिलिट्री रिफॉर्म हुए हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ है, रेलवे रिफॉर्म्स हुए हैं, आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट बनाया गया है, और तिब्बत में उसने इंटरफेरेंस किया है, तिब्बत के साथ एग्रीमेंट किया है, और उसी समय पर्शियन गल्फ में भी उसका मूवमेंट बढ़ा है। तो करजन का जो पीरियड है वो बहुत अचीवमेंट वाला पीरियड है ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से, और उस समय इंसिडेंट बहुत सारे हुए हैं। तो ये था करजन का पीरियड। अब हम लोग इसको आगे समझेंगे। इसके बाद करजन का जब जाना होता है
तो उसके बाद गवर्नर जनरल बन के आते हैं मिंटो सेकंड। मिंटो सेकंड का पीरियड शॉर्ट है, 1905 से लेकर 1910 तक है। उनके समय पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी, जैसे हम लोग समझेंगे, जैसे एक तो हुआ 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। उसी समय कंप्लीट स्वराज्य का प्रपोजल भी, रेजोल्यूशन भी पास किया गया कांग्रेस के द्वारा। सूरत की स्प्लिट भी हुई, सूरत में कांग्रेस का डिवीजन हुआ, ये भी हुआ। तो हम समझेंगे इसको अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज हमने देखा कि गवर्नर जनरल या वायसराय के रूप में 1880 से लेकर के हम लोगों ने पढ़े हैं 1905 तक। नेक्स्ट रहेगा, उसमें हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट के जितने भी गवर्नर जनरल हैं उन सबको डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप स्टडी।